हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। एंड आई अगेन अज्यूम कि आपने इसका जो रिवीजन वीडियोस हैं या फिर आपने जो अपना किसी भी तरीके से चैप्टर पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, सो दैट आप खुद भी माइंड में जब हम क्वेश्चंस को रीड कर रहे होंगे तो आप आंसर कर पाएँ, तो बेटर आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। एंड आप खुद पहले एक जज करें कि ठीक है, इस चीज़ को मुझे किस तरीके से आंसर करना है, एंड देन आप एक्चुअल में उस आंसर को देखें। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है एक्स वाई लिमिटेड रजिस्टर्ड है राजस्थान में। अब यहाँ पर देखो, प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, तो जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो एक छोटे से पोर्शन में उस चीज़ को लिख लें कि भाई एक्स वाई लिमिटेड है जो कि है राजस्थान में। ओके, अब इसने क्या किया, लीगल सर्विसेज रिसीव की हैं फ्रॉम एन अटर्नी इन यूके। तो ये क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया से। ओके, अब इसके अंदर इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन यूके, ट्रेडमार्क जिसके रिगार्डिंग वो सर्विसेज ली है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो भी है ट्रेडमार्क जो है आपका, वो भी है यूके के अंदर। तो एक कंसिडरेशन जो उन्होंने पे की है वो पे करी है 8,000 पाउंड्स। ओके, एंड इस केस के अंदर was paid by the company to the attorney in UK. Determine the place of supply of the services and suggest if XY Limited is required to pay tax under RCM on this transaction. तो गाइज, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि भाई ये जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है, क्या ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर हाँ, तो फिर इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होने वाला है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे। और तीसरी बात हमें ये देखनी है कि इसका जो टैक्स लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है, वो फॉरवर्ड चार्ज में लगने वाला है या फिर रिवर्स चार्ज में। अब इस तरीके से अगर आप एक क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर देंगे, लाइक दिस वाज छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, और उसको हमने ब्रेक डाउन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हमें क्या क्या चीज़ों को अलग से इसमें स्टडी करना है। तो भाई पहला फैक्ट है कि क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो भाई सीधी सी बात है, सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, सर्विस रिसिपिएंट इज इन इंडिया। तो इस केस के अंदर बाहर से सर्विस ली जा रही है, इट इज़ ए इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक बात तो श्योर हो जाती है कि यहाँ पर IGST लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर IGST लग रहा है तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे देखा जाए तो इररिलेवेंट हो जाती है। एंड फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज, तो भाई सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं, फॉर द कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो सप्लाई तो ये बनेगी। साथ के साथ इसमें लगेगा रिवर्स चार्ज, रीज़न बीइंग कि ये एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट नहीं है। अगर NTOR होता इस केस के अंदर, यानी कि जो बंदा टैक्सेबल नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर बाहर से छोटी मोटी कोई सर्विसेज लेता तो उस केस के अंदर तो उसको अलाउ कर दिया जाता, उसमें आपका RCM नहीं लगता। बट इन दिस केस एक रजिस्टर्ड पर्सन है राजस्थान का, वो इंसान सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर यहाँ पर GST लगेगा, वो भी RCM के अंडर लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपका हम देखें तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया गया है। इसमें भी देखा जाए तो 3 चीज़ें हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है क्वेश्चन आंसर के अंदर कि इन दिस केस क्या क्या चीज़ें हैं। द सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया एंड द सर्विस रिसिपिएंट इज इन इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन सेक्शन नंबर 13, जो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है। सिंस द गिवन केस डज नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 13, द प्लेस ऑफ सप्लाई thereof will be governed by the default provisions. Place of supply of service will be the location of the recipient of service, which in this case is Rajasthan, India. Further, the given case is import of service. जो हमने दूसरा फैक्ट हमने जो पहला फैक्ट हमने डिटरमाइन किया था जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि भाई क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो जी हाँ वो है। दूसरी चीज़ हमने जो आइडेंटिफाई की थी कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनने वाली है, तो वो राजस्थान है इंडिया के अंदर, जहाँ पर वो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड है। अब अगर हम बात करें कि उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये बन गई है, और इंपोर्ट के ऊपर आपके केस में एक चीज़ देखो, हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि भाई अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कोई बंदा है अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, तो इस केस के अंदर टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। तो थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि उस पर RCM लगेगा, वो भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करने के बाद गाइस आपके लिए चीज़ करना कितना आसान हो जाता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अब आपके लिए आंसर ड्राफ्ट करना इज नॉट अ बिग डील। आपको पता है कि आपको किन किन पॉइंट्स को इस आंसर के अंदर एड्रेस करना है, और उसी वे में आप उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास कि भाई दमानी इंडस्ट्रीज़ हैज़ रिक्रूटेड सुपर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उन्होंने रिक्रूट किया।
ठीक है। अब इसका भी चलो कभी मत भूलना, जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको छोटा सा अपना एक डायग्राम उसका बनाना होगा ताकि आप कोई चीज़ मिस आउट ना कर दें। तो भाई सबसे पहला फैक्ट हमारे पास क्या है कि दामिनी इंडस्ट्रीज़ है। अब इसने रिक्रूट किया है सुपर इवेंट को, सुपर इवेंट को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि है गुजरात की। एक पहली हमारे पास प्लेस क्या आ गई, गुजरात। सेकेंडली पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है, बेंगलोर में। ये हमारे पास थर्ड फैक्ट आ गया। ओके, यहाँ पर पार्टी है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो दामिनी इंडस्ट्रीज कहाँ रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है मुंबई में। तो आपके पास देखो 3 प्लेसेस आ गई जिसके अंदर आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना है और देखना है। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड टू दामिनी इंडस्ट्रीज। तो देखो अगर तो क्वेश्चन के अंदर ये होता कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन ना होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनती जो कि जहाँ पर इवेंट टेक प्लेस। बट हाउ एवर इन दिस केस इवेंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड की जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि है मुंबई में। तो इस केस के अंदर जो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी बनेगी वो बनेगी मुंबई। यहाँ पर लगेगा आपका IGST क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। अब इसका आंसर ज़रा देख लेते हैं, ड्राफ्ट किस तरीके से किया गया है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। इस तरीके से इसको आंसर करना है आपको। आगे बस ये आपने पहले सेक्शन का टेक्स्ट बता दिया और उसके बाद क्वेश्चन का एनालिसिस आ गया यहाँ पर, और थर्ड केस के अंदर आपको बता दिया गया है कि रिसिपिएंट कहाँ पर है और कैसे लोकेशन ऑफ सप्लाई आपकी क्या बनने वाली है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, प्रियांक सेल्स ऑफ मुंबई, प्रियांक सेल्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र। अगेन इसके फैक्ट्स को अगर हम नोट करें तो आप समझ गए होंगे बेसिकली कि आपको क्या प्रोसेस अपनाना है इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए एग्जाम के अंदर कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। तो प्रियांक सेल है कहाँ पे, प्रियांक सेल्स है पुणे में। ओके, और वो क्या कर रहा है, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बीस्ट एंटरप्राइज ऑफ बरेली। बीस्ट एंटरप्राइज के साथ जो कि बरेली में है एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ तो गुड्स सप्लाई करने के लिए। ओके, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड इन पुणे गोडाउन, पुणे के गोडाउन में गुड्स पैक हो रहे थे। ओके, बीस्ट गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल, साहिल से बीस्ट को ऑर्डर मिल गया। ठीक है, इसने ऑर्डर प्लेस किया। ये तो हो गया फर्स्ट चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं जो कि है कर्नाटका का। ये ध्यान में रखना है, कर्नाटका, कर्नाटका में ये एग्जिस्ट करता है। बीस्ट गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल कर्नाटका, बीस्ट एग्रीड टू सप्लाई द सेट गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड एंड आस्क्ड प्रियांक सेल्स टू डिलीवर द गुड्स टू द साहिल प्राइवेट लिमिटेड एट शिमोगा कर्नाटका। अब देखो गाइज, यहाँ पर जो इस ट्रांजैक्शन को अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये गुड्स जाएंगे यहाँ सीधा, ठीक है, डायरेक्टली बीस्ट के पास ना जाते हुए डायरेक्टली जाएंगे। तो भाई एक चीज़ तो आपने यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि दिस इज़ बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। ओके, अब इस केस के अंदर क्या होता है कि भाई देखो प्रियंक ने साहिल के पास गुड्स डिलीवर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ पर कौन है, जिसने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया था वो एक थर्ड पर्सन है। तो दैट मीन्स कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो बीस्ट के थ्रू हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन आपके लिए बनती हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 है प्रियांक और बीस्ट के बीच में, और ट्रांजेक्शन नंबर 2 है बीस्ट एंड साहिल के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई जिसके नाम पर बिल होगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी इस केस के अंदर, इस ट्रांजेक्शन के अंदर। और दूसरी ट्रांजेक्शन में बात करूँ मैं अगर, तो बीस्ट एंड साहिल के बीच में है जहाँ पर प्रियांक के थ्रू इसके पास गुड्स पहुँचाए गए हैं। तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर बिल टू शिप टू मॉडल के केस में क्या होगा कि जहां पर गुड्स की जो डिलीवरी है वो टर्मिनेट होगी, कि गुड्स यहां से चले चलते 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 यहां पहुंचे, तो जहां पहुंचे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है बीस्ट एंड साहिल के बीच में। इस बात को बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम के अंदर। दोबारा मैं आपको समझाता हूं। बीस्ट ने प्रियांक से गुड्स मंगवाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन बीच में ही बीस्ट के पास ऑर्डर आ गया साहिल का। तो बीस्ट ने प्रियांक को बोला कि भाई सीधा साहिल के पास पहुंचा दो,
ठीक है। तो साहिल के पास पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हमारे पास बन गई, एक बीस्ट और प्रियांक के बीच में और एक बीस्ट और साहिल के बीच में। तो बीस्ट और प्रियांक वाली जो ऑर्डर प्लेस किया गया था, तो बेसिकली जो प्रियांक जो बिल रेज करेगा उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी बीस्ट की, जो कि आपका है बरेली के अंदर। और जब बीस्ट बिल रेज करेगा साहिल को, तो उसके अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई आने वाली है वो आएगी जहां पर गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हुई है, जो कि है साहिल की, जो कि है कर्नाटका के अंदर। तो यहां पर दो प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से आपकी निकल के आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इसका आंसर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसी तरीके से यहां पर ये ड्राफ्ट किया गया है। तो भाई सबसे पहले तो द सप्लाई बिटवीन प्रियांक सेल्स एंड बीस्ट एंटरप्राइज इज अ बिल्ड टू शिप टू सप्लाई, ये फैक्ट आपको यहां पर एस्टेब्लिश कर दिया आपने। उसके बाद ऑन द डिरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जो कि है बीस्ट। थर्ड पर्सन इसमें कौन बन जाएगा? जिसके पास गुड डिलीवर नहीं हो रहे हैं, वो एक साइड की पार्टी हो गई। काम कौन कर रहा है? वो भेज रहा है, वो रिसीव कर रहा है। तो बीस्ट एंटरप्राइज के नाम पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी बिल टू शिप टू में, ये वाली, ठीक है। तो एज पर सेक्शन नंबर 10(1)(b) वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, जो कि कौन है? बीस्ट। इसको थर्ड पर्सन बोला जाएगा। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि भाई फर्स्ट टू पार्टीज आपकी प्रियांक एंड बीस्ट थी, साहिल बाद में आया, बट थर्ड पर्सन कौन बन गया? बीस्ट। क्यों? क्योंकि वो एज अ स्पेक्टेटर बाहर बैठा देख रहा है, बस उसने फोन पे डील किया है। मेन काम जो करने वाली पार्टीज हैं, फर्स्ट पार्टी इज प्रियांक सेल्स जो गुड्स को भेज रही है, एंड सेकंड पार्टी इज साहिल जो कि गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के लिए आप इसको समझें कि ही विल बी कॉल्ड अ थर्ड पर्सन, और जो बिल और जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो थर्ड पर्सन के नाम पर बनेगा, वेदर एक्टिंग एज अ एजेंट और अदरवाइज, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। अब प्रियांक सेल के हिसाब से उसको वहां से पैसा मिलने वाला है, वो वहां पहुंचाए या वहां पहुंचाए, उसके लिए डिफरेंस नहीं बनता, तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि भाई ये बीस्ट के पास ही पहुंचा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। और दूसरा केस मैंने आपको अच्छे समझाया। तो पहले इन्होंने बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में बात की, इन दो पार्टीज़ के बारे में बात की, और उसके बाद उसको कंक्लूड कर दिया। अब एक और सिचुएशन, ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। देन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सिचुएशन, जो कि है आपके पास यहाँ पर अलग ट्रांजैक्शन जो प्रियांक एंड साहिल के बीच में हुई थी। तो इस तरीके से ये पॉइंट कंक्लूड हो गया। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में डेप्थ में गया हूँ, मैं थोड़ा टाइम इस पर एक्स्ट्रा लगाया है, बट ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि बिल टू शिप टू एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको धीरे धीरे इस चैप्टर का एक पकड़ बन रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और किस तरीके से उसको आंसर करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूजिशिया प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, एक फेमस क्लासिकल सिंगर है, उसने ऑर्गेनाइज किया है एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट गुरुग्राम में। अब म्यूजिशिया प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि रजिस्टर्ड है इन लुधियाना एंड पंजाब, तो भाई यहाँ पे पार्टीज़ कौन कौन सी हो गई हैं इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया म्यूजिशिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ यहीं पे, ओन बाय नीतीश दानी फेमस क्लासिकल सिंगर। तो ये तो एक इंडिविजुअल हो गया। ओके, अब उसने जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है वो कहाँ पर किया है? वो किया है गुरुग्राम में। तो एक तो पहली हमारे पास ये चीज़ होगी गुरुग्राम। नेक्स्ट आ गया कि भाई जो म्यूजिशिया प्राइवेट लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है? लुधियाना पंजाब में। सेकंड लोकेशन आ गई हमारे पास लुधियाना पंजाब। कॉन्ट्रैक्ट में आया वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से, जो कि है रजिस्टर्ड इन दिल्ली। थर्ड प्लेस आ गई हमारे पास रजिस्टर्ड इन दिल्ली। ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपीज़। अब देखो भाई यहाँ पर थोड़े थोड़े आपके एग्जाम्शंस के कॉन्सर्ट भी लगेंगे। अगर म्यूजिक कॉन्सर्ट या फिर क्लासिकल फोक म्यूजिक और ये सब चीज़ों का कॉन्सर्ट होता है तो उसके इसके अंदर अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट वो चार्ज करता है तो उससे नीचे की अमाउंट में आपका एग्जाम्शन में आ जाता है, उससे ऊपर एग्जाम्शन में नहीं आता। तो यहाँ पर ये एग्जाम्शन से बाहर है, इस अमाउंट के ऊपर आपका GST लगेगा। ओके, उसके बाद चलते हैं। सुप्रिया लिमिटेड बुक्स द लॉन्स ऑफ होटल दमदम गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट। एक प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी होगी। चौथा फैक्ट हमारे पास ये भी आ गया। उसके बाद आता है कि भाई फॉर लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख, लमसम कंसिडरेशन होटल वालों को 4 लाख रुपए की जाने वाली है। ओके, और एंट्री फीस यहाँ पर फिक्स की गई है म्यूजिक कॉन्सर्ट की 5000 रुपीज़। 400 टिकट यहाँ पर सोल्ड हुए। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट और आता है एग्जाम्शन का कि अगर यहाँ पर टिकट का प्राइस 500 रुपये से नीचे होता तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती। यहाँ पर 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये GST लग रहा है इसके ऊपर।
अब अगर इस क्वेश्चन को ढंग से ब्रेक डाउन करके देखें तो भाई इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपके सामने आ गई है। पहली सर्विस तो आ गई जो बंदा आपकी म्यूजिकल की जो सर्विसेज दे रहा है जिसके 10 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरी सर्विस आ गई आपकी इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज, एंड तीसरी सर्विस आपकी आ गई जो आपने वेन्यू बुक किया है उसकी सर्विसेज। अब इन तीनों का अलग अलग तरीके से डील होने वाला है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय म्यूजिस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड टू ऑडियंसेस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजिक कॉन्सर्ट। म्यूजिक कॉन्सर्ट में एंट्री के जो पैसे लग रहे हैं, पहली सर्विस तो ये प्रोवाइड हो गई। दूसरी हो गई कि भाई सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड टू म्यूजिस्ट्रा लिमिटेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। ओके, ये हो गई आपके पास। एंड आगे आपके पास प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल डमडम टू सुप्रिया लिमिटेड बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन द होटल लॉन्च फॉर ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट। अब ये अकोमोडेशन वाली सर्विस हो गई। और ये हो गई एंट्री टू अ प्लेस, कॉन्सर्ट एंड एनीथिंग। ओके, तो ये तीन अलग अलग, इसको मैंने ये जो सब कैटेगरी दे दी है कि एंट्री की टिकट के पैसे, इवेंट मैनेजमेंट के पैसे और अकोमोडेशन के पैसे, इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होने वाला है। जहाँ पर एंट्री की बात होगी गाइज वो वहाँ होगी जहाँ पर वो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, जहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमने पहला क्वेश्चन भी इसी चीज़ में डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन, कि जहाँ पर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो जहाँ पर वो पर्सन रजिस्टर्ड है। और थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो अकोमोडेशन के लिए अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जहाँ पर वो अकोमोडेशन की प्लेस एग्जिस्ट करती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एक करके इन चीज़ों को देखें अगर, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई पहले प्रोविजन बताया है, फिर देयरफॉर बताया है, और यहाँ पर कौन सा लगेगा ये बताया है। तो सिंस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम आर इन डिफरेंट स्टेट्स, IGST विल बी लेविएबल। तो IGST इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर क्या बात हुई है मेन, तो लोकेशन ऑफ होटल डमडम, क्योंकि ये इवेंट में एंट्री का काम है तो वहाँ पर ये चीज़। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट के अंदर तो होटल की, तो भाई लोकेशन ऑफ द होटल दमदम, इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन और ये सब बिल्कुल ईजी है। पहले आपको सेक्शन का टेक्स्ट लिखना है, फिर उसको बताना है और फिर उसका टैक्स कैलकुलेट करना है, तो सुपर ईजी। बट आपका मेन चैलेंजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या था, आइडेंटिफाई करना कि कौन कितनी कितनी अलग अलग टाइप की सर्विसेज यहाँ पर है और उनको अलग अलग तरीके से किस तरीके से डील किया जाने वाला है। तो गाइज ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसमें अलग से एडिशनल भी पूछा गया था कि अगर प्राइस इसका 5,000 ना होके 450 होता तो क्या होता। तो भाई सीधी सी बात है, 500 से नीचे आ गया तो एग्जेम्पशन आपको मिल जाती। तो ये जो पहली सर्विस है इसके ऊपर तो कोई GST लगता ही नहीं। ओके, तो ये यहाँ से हट जाती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। RST इनकॉर्पोरेटेड अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन USA की कंपनी है, कॉर्न चिप्स बनाती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर। तो भाई USA की कंपनी RST प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है कहाँ पर, इंडिया में। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई कंपनी विशेज टू नो द टेस्ट एंड सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया। बेसिकली ये यहाँ पर सर्वे कराना चाह रही है इंडिया के अंदर। उसके लिए सर्वे कराने के लिए वो एक कंसल्टेंट हायर करती है जो कि है मुंबई में, तो ये आपने इन्होंने हायर कर लिया टू कैरी आउट अ सर्वे टू इनेबल इट टू मेक changes if any in its product to suit Indian taste. The survey is to be solely based on the oral replies of the surveys. They will not be provided with any sample of RST incorporated to taste. ABC consultant will be paid in convertible foreign exchange. ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, बहुत रेलिवेंट है। ओके, इसके बारे में आपकी रेलिवेंस क्यों है इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विद रेफरेंस टू GST लॉ आपको बताना है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई और ये सब चीज़ें क्या होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं 5th में, इसको पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो भाई देखो अलग सी चीज़ क्या है इसके अंदर, सबसे मेन बात तो सबसे पहली बात तो सेक्शन नंबर 13 लग जाता है अगर मान लो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो उस केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन जैसे आपको पता होगा उसके अंदर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 के अंदर दी हुई है, तो वो चीज़ों के उसमें फॉल नहीं करता, यानी कि जनरल रूल्स अप्लाई होंगे, सबके अलग अलग रूल्स इसमें अप्लाई होने वाले हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं है ये एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया, तो एक्सपोर्ट तभी होगा। सेकंड पॉइंट, द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, the place of supply of services outside India, the payment of such services has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange। इस पॉइंट को मैंने वहाँ पे मार्क कराया था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन के अंदर सीधी सी बात है भाई सर्विस सप्लायर जो था वो इंडिया के अंदर है कंसल्टेंट। ओके, उसके बाद रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो बाहर है RST।
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो वो तो नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर ही हो रही है। सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो जो सर्वे बनाकर आप उसको दे रहे हो वो बाहर की कंपनी को ही दे रहे हो, उनको एक तरह से सर्विसेज है ये। एंड द पेमेंट ऑफ सर्विस हैज़ बिन रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ये भी आपको क्वेश्चन इफेक्ट दिया हुआ है, और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो भाई अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इट इज़ एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली प्रोक्योर सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर्स इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। ओके, तो बेसिकली फॉरेन कस्टमर्स हैं जिनको इंडिया के अंदर गुड्स प्रोक्योर करने हैं। द कंपनी आइडेंटिफाइज द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, रिव्यूज प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एंड देन शेयर्स द वेंडर डिटेल्स विद फॉरेन कस्टमर्स। द फॉरेन कस्टमर देन डायरेक्टली प्लेसेस परचेज ऑर्डर ऑन द इंडियन वेंडर फॉर परचेज ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। ABC Limited Private Limited charges its foreign customers cost plus 10% markup for service provided by it। तो भाई cost plus 10% वो उससे चार्ज करता है जितनी भी सर्विसेज इस पर प्रोवाइड होती है। द कंपनी हैज़ चार्ज $, ये अमाउंट यहाँ पर दी हुई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर किस बारे में बात की गई है कि भाई जो पहली बात तो इंटरमीडियरी कौन होता है, कोई भी ब्रोकर हुआ, कोई एजेंट हुआ, या कोई भी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो कि अरेंज करता है या फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन 2 और मोर पर्सनस, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और बोथ सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो ये तो इंटरमीडिएट डेफिनेशन हो गई। अब इस केस के अंदर जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है वो अरेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक इंटरमीडियरी करता है, तो वो एक बेसिकली इंटरमीडियरी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये हमें बता देना है। ठीक है, अगर लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस और location of the recipient of service is outside India, the place of supply is determined in terms of section number 13। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिफॉल्ट लाइन है, ये हर जगह आपको लिखनी है। Since in the given case recipient of supply is located outside India, the provisions of supply of intermediate services will be determined in terms of section number 13। ओके, अब सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कौन सी होंगी, लोकेशन इन इंडिया, ये जो हमने ऊपर जो जितने भी 5 के 5 पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारे, और सिंस इन द गिवन केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट टेंट अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, जो भी चीज़ें कस्टमर्स के साथ जो भी डीलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, सो इसीलिए ये एक्सपोर्ट तो नहीं माना जाएगा, और यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। ओके, now the next point is Mr. Murthy, an unregistered person and resident of Pune, Maharashtra, hires the services of Sun Limited। इसको देखने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा, दोनों पॉइंट सिमिलर हैं बट इसमें क्या अलग है वो मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या है। देखो, अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ, RST लिमिटेड वाले क्वेश्चन, इनकॉर्पोरेटेड वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया जो सर्वे करेगा इंडिया के अंदर, इफ़ एनी इन द प्रोडक्ट टू सूट इंडियन टेस्ट। The survey is solely based on the oral replies of the surveys. They will not be provided any samples by RST। यहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों से एक जानकारी डाटा ऑब्टेन कर रहे हो और उसको बाहर फेंक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, मतलब जो मेन सर्विसेज हो रही है, आपको मेन जो काम है इसका वो डेटा है और डेटा का एनालिसिस है जो कि बाहर हो रहा है। ठीक है, बट इस केस के अंदर तो इस केस में ये एक्सपोर्ट माना गया था। ओके, बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, आप ये एज ए इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो कोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंडिया में टेक प्लेस कर रही हैं। दैट्स वाई प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जा रही है वो इंडिया ही माना जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज Mr. Murthy, an unregistered person and a resident of Pune, Maharashtra, hires the services of Sun Limited, an event management company जो कि दिल्ली में है, for organizing an event in product launch in Bengaluru। अब देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है 7th क्वेश्चन के अंदर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला जो हम अच्छे से डील कर चुके हैं। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। अगर हमें प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक तो क्या होगा, तो भाई देखो पहले सीधी सी बात है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो डजंट मैटर, आपका दोनों ही केसेस के अंदर वो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। हाउएवर अगर मान लो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उस केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर
सॉरी फर्स्ट केस के अंदर तो बनेगा जहाँ पर इवेंट टेक्स प्लेस, और सेकंड केस के अंदर बनेगा जो भी जहाँ पर भी वो बंदा है, रिसिपिएंट जहाँ का है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर मूर्ति इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बेंगलुरु बैंकॉक। इसी तरीके से इसको आंसर किया गया है। तो इसका आंसर अगर हम देखें किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं इसको, तो भाई सबसे पहली बात तो अगर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है तो भाई रिसिपिएंट की प्लेस, जो कि मैंने आपको बताया। अब वहीं उल्टा कर दो, अगर मान लो रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन है तो भाई बाहर हो रहा है इंडिया में हो रहा है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो उस केस के अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वही बनेगा जहाँ पर वो बंदा रहता है, रिसिपिएंट रहता है। ओके, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट। Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provides professional services to Mr. Harish Jain in relation to two of his immovable properties. तो Mr. Mahendra Goyal, मिस्टर महेंद्र गोयल जो हैं वो इंटीरियर डेकोरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर हरीश को। ओके, इन रिलेशन टू टू ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में। अब इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बतानी है। तो भाई मिस्टर महेंद्र की अगर मान लो लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं वो महाराष्ट्र में है, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, यानी कि ये अगर मैं बोलूँ तो प्रोवाइडर, दिस इज़ प्रोवाइडर, दिस इज़ रिसिपिएंट एंड दिस इज़ प्लेस। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं हमें डाटा। अब इसमें एक एक करके सिचुएशन 1 को देखेंगे, फिर सिचुएशन 2 को देखेंगे। इसमें क्या आ रहा है कि भाई प्रोवाइडर महाराष्ट्र में है, रिसिपिएंट दिल्ली में है, लेकिन प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, नेक्सस आ गया। तो जो दिल्ली में लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट आपका यहाँ पर लेके चलेंगे और उस हिसाब से इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। दूसरी केस के अंदर क्या है कि भाई लोकेशन ऑफ द जो प्रोवाइडर है वो भी बाहर है, प्रॉपर्टी भी बाहर है, तो इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर का ड्राफ्टिंग कैसे है, केस 1 केस 2 दोनों चीज़ों में डिवाइड करके इस चीज़ को आंसर किया गया है। और सेकंड जो मेन है पॉइंट कि भाई इन द गिवन केस सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड इन इंडिया and service recipient is located outside India, the place of supply with the location of immovable property which is outside India. Okay. और सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी, मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया इस चीज़ में। आई एम रियली सॉरी, इसको दोबारा एक बार ध्यान से देखेंगे। तो भाई ये सर्विस रिसीवर है और ये प्रोवाइडर है। अब देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टी भी बाहर है, सर्विस का रिसिपिएंट भी बाहर है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में नहीं बनेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगी, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर रिसिपिएंट मान लो इंडिया का नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, तो उस केस के अंदर वो देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में होती, रिसिपिएंट चाहे बाहर भी होता, तो भी यहाँ पर टैक्स लग जाता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डील करेंगे। दूसरी बात हो गई कि भाई प्रॉपर्टी बाहर है लेकिन जो रिसिपिएंट है वो महाराष्ट्र में है, तो देखा वही चीज़ हुई ना, तो महाराष्ट्र का इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। तो पहले केस के अंदर सिंस द गिवन केस बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट लोकेटेड इन इंडिया एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन है traders and for the purpose of GST in the state the order is for the supply of 100 sewing machine to ज्योति। ये देखो गाइज ये बिल्कुल सेम है, बिल टू शिप टू मॉडल वाला क्वेश्चन है जो कि हम पहले कर चुके हैं। आप पढ़ोगे आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इसका अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिपेंडेंट केसेस ग्रैंड गाला इवेंट्स एंड अगेन देखो ये तो आप अच्छे से रट चुके होगे। इवेंट मैनेजमेंट क्वेश्चन का मैं गारंटी करता हूँ कि आप गलत एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अगर मैं ईएमसी की बात कर रहा हूँ तो वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। दूसरा भी है परफेक्ट प्लानर्स इज हायर्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन कोची केरला टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। ये अलग है। रजिस्टर्ड पर्सन आप अच्छे से देख चुके हो ऊपर। अनरजिस्टर्ड में आपको भी पता है ये चीज़ कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो भाई जहाँ पर इवेंट टेक्स प्लेस तो वहाँ पर उस चीज़ को वो आपका हो जाएगा। तो भाई सिंस इन द गिवन केस रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जो कि हुआ मुंबई। अगर मुंबई की जगह पे बैंकॉक होता तो क्या होता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसिपिएंट लेते, वो अनरजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है फ़र्क नहीं पड़ता।